चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है, वाष्प दाब क्या है, उसका पूरा जो डिटेल है वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। दूसरा पढ़ेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। अगर दोनों ही सॉल्यूशन जो है वोलेटाइल है, दोनों विलेय और विलायक, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे इस सॉल्यूशन के लिए राउल्ट नियम क्या होगा। और चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे राउल्ट नियम जो है वो हेनरी नियम से किस प्रकार मैच करता है, स्पेसिफिक कंडीशन क्या है। पांचवा पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड में यदि सॉलिड मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब को क्या कहेंगे, कैसे पड़ेगा, और उसका राउल्ट नियम क्या होगा, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो और लास्ट में हम पढ़ेंगे राउल्ट नियम की लिमिटेशन। तो ये आज के हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की। देखिए आपने चाय तो पी होगी आराम से, बिल्कुल सबने पी है। कैसे पी है, चुस्की लगा के पी है। तो हम यहाँ पर वाष्प दाब की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपने चाय पी है तो ये जरूर देखा होगा, कई बार हम क्या है, चाय का जो कप है उसको हम ढक देते हैं किसी पात्र से, और इसमें गर्म चाय होती है। और धीरे धीरे क्या होता है, इसमें से जो चाय है वो, या पानी जो है, गर्म पानी मान लीजिए, हॉट वाटर मान लीजिए, तो यहाँ पानी जो है वो वेपर के रूप में बदल जाता है। और वेपर के अंदर से ये जो है वो लगातार यहाँ वाष्प के रूप में बदला हुआ है, और धीरे धीरे यहाँ पर इसका कंडेंसेशन हो जाता है। यहाँ क्या हो जाता है, संघनन हो जाता है, और संघनन होकर के इससे ये वाष्प जो है वो द्रव में बदल जाएगी और यहाँ पर वापस आ जाएगी। तो एक बंद पात्र में पानी के कणों का वाष्प में बदलना, और वाष्प में जो पार्टिकल है उसका वापस द्रव में बदलना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाष्प यानी जो जल है उसका हम मान लीजिए गैस, और गैस का वापस लिक्विड में बदलना, ये दोनों साम्य में आ जाता है। इसको हम मतलब इक्विलिब्रियम कहते हैं। और डायनेमिक होता है, ये गतिक साम्य होता है, यानी ये चलता रहता है और हमें स्थिर सा प्रतीत होता है। इस अवस्था में, साम्य अवस्था में, इस बंद पात्र में भरी हुई ये जो गैस है उसकी इस द्रव की सतह पर लगाया गया जो दाब है वह उसका वाष्प दाब कहलाता है। तो वाष्प दाब को हम कैसे डिफाइन करें। टू अपोजिट प्रोसेस सच एज द इवोपोरेशन यानी वाष्पीकरण एंड कंडेंसेशन दैट अकर एट द सेम रेट एंड दस द प्रोड्यूस नो नेट चेंज, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होता इन ए सिस्टम, ये साम्य अवस्था कहलाती है। तो कंस्टिट्यूएंट है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, उस समय हम इसको क्या कहेंगे, साम्य अवस्था कहेंगे, साम्य डायनेमिक साम्य कहेंगे, गतिक साम्य कहेंगे। इन द केस ऑफ द लिक्विड इनक्लोज्ड, मतलब जो बंद पात्र है, इन ए चेंबर, एक पात्र में बंद है, द मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली इवोपरेट एंड द कंडेंस्ड, द्रवित जो द्रव है उसका इवोपरेशन भी हो रहा है, वाष्पीकरण भी हो रहा है, और कुछ कंडेंस्ड भी हो रहा है। बट द अमाउंट ऑफ द लिक्विड एंड वेपर डू नॉट चेंज विद द टाइम, टाइम के साथ न तो वाष्प में कोई परिवर्तन हो रहा है, मतलब मात्रा बढ़ रही है, और न ही उसके लिक्विड अवस्था में कोई मात्रा बढ़ रही है। द प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाय द vapor in dynamic equilibrium with a liquid is the equilibrium vapor pressure of the liquid। अगर ऐसी अवस्था में वाष्प जो इस बंद पात्र में है उसके द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जा रहा है वह क्या कहलाएगा, उसका वाष्प दाब कहलाएगा। ये वाष्प दाब की कंडीशन है। अगर हम टाइम बढ़ाएंगे तो यहां पर ये जैसे जैसे अभिक्रिया का रेट बढ़ेगा वैसे वैसे ये एक इक्विवेलेंट कंडीशन आ जाएगी। इसको हम साम्य अवस्था कहेंगे, ये एक साम्य अवस्था है। साम्य अवस्था में ही ऐसा संभव है। तो वाष्प दाब के लिए हमारा पहला कंसेप्ट है कि पात्र बंद होना चाहिए। सेकंड कंसेप्ट है टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। इक्विलिब्रियम स्टेबल मतलब बन जाना चाहिए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन जाना चाहिए।
और उस दौरान वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाएगा वह आपका क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा। आप इसको नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको इसका वीडियो और दिखा सकता हूं। देखिए, इसमें बंद पात्र में पानी के पार्टिकल्स वेपर के रूप में बन रहे हैं और कंडेंस्ड होकर के टकराकर के दीवार से वो वापस आ रहे हैं। तो यहां हम इस वीडियो से ये अनुमान लगा सकते हैं कि वाष्प कैसे बनती है। वेपर प्रेशर को अगर हम डिफाइन करें तो हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम केल्सियस क्लेपर इक्वेशन कहते हैं और इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। यहाँ पर प्रेशर P1 और P2 दो प्रेशर का जो एंटीलोग है वो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और R से टेम्परेचर से इस प्रकार से संबंध दर्शाता है। इसको हमें नोट करना है। यहाँ पर P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ एट टेम्परेचर T1, एक T1 ताप पर, T1 का मतलब केल्विन ताप पर, और P2 जो है वो T2 ताप पर इनका प्रेशर है, वेपर प्रेशर। और यहाँ डेल्टा H जो है वो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द सब्सटेंस है और R जो है वो गैस कांस्टेंट है। इसके द्वारा हम वेपर प्रेशर को दर्शा सकते हैं। वेपर प्रेशर एंड वोलेटिलिटी, अगर हम वाष्पीकरण को देखें तो किसी द्रव का वाष्पीकरण जो है वो इसके वेपर प्रेशर पर निर्भर करता है। मोर वोलेटाइल जो सबस्टेंस इवोपरेट द मोर इजिली एंड हैव द हाई वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर। अगर एक ही ताप पर हम अलग अलग द्रव को देखें तो वह द्रव वाष्पशील ज्यादा होगा जिसका वेपर प्रेशर जो है वो हाई होगा सेम टेम्परेचर पर। तो अलग अलग जैसे हम एथिलीन, जैसे हम यहाँ पर 1 2 3 4 अगर हम सबस्टेंस देखें तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वह हाईली क्या होगा, इवोपरेट होगा। तो एथिल अल्कोहल और वाटर का यहाँ पर सबसे कम वेपर प्रेशर है, इसलिए यहाँ पर कम से कम वाष्पशील है। मगर डाइएथिल ईथर और डाइएथिल ईथर का सबसे ज्यादा है, ये अत्यधिक वाष्पशील होता है। ब्रोमीन के बाद ये आपका आता है इस प्रकार एथिल अल्कोहल जो है वो भी वाष्पशील होता है। तो इस प्रकार से यहाँ हम वाष्पशीलता का क्रम हम देख सकते हैं। एथिल अल्कोहल की वाष्पशीलता और जल की वाष्पशीलता ये 25 डिग्री ताप पर दिया गया है। वेपर प्रेशर को अगर हम देखें तो वह किस बात पर डिपेंड करता है। लिक्विड जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द लिक्विड टेकन, कितनी मात्रा में आपने द्रव लिया है उसकी मात्रा पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, अगर आपने सरफेस एरिया चेंज किया है तो वेपर प्रेशर का मान उस पर निर्भर नहीं करता। वॉल्यूम और शेप ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के जो साइज है उसके या आयतन उस पर वेपर प्रेशर निर्भर नहीं करता, ये वेपर प्रेशर फिक्स है। जैसे हमने यहाँ एक कंटेनर को इस प्रकार से लिया है और एक कंटेनर को हमने इस प्रकार से लिया है। यहाँ पर दो कंटेनर लिया है, दोनों में लिक्विड अगर इक्वल मात्रा में डाला है तो यहाँ पर दोनों का जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो दोनों इक्वल आ रहा है। तो ये वेपर प्रेशर की कहानी है। अब इसके बारे में और देख लेते हैं कि वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट से क्या रिलेशन है। पहले हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब है वायुमंडलीय जो दाब है उसके बराबर हो जाता है, या हम यूं कहें उसकी जो गैस फेज है, गैस अवस्था है, गैस स्टेट है, उस स्टेट के बराबर अगर उसका प्रेशर हो जाता है तो वह टेम्परेचर उसका बॉइलिंग टेम्परेचर कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। देखिए हमारे यहाँ पर रोज जो है द्रव का मतलब पानी जो है वो वाष्प में बदलता रहता है और इसका कारण ये है कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण से पानी की जो वाष्प है, पानी जो है उसके पार्टिकल अपने आप इससे इवोपरेट होते रहते हैं और यहाँ इसका जो वायुमंडलीय दाब है उसके दाब के बराबर इनका प्रेशर हो जाता है, इस कारण से ये वाष्प में बदलते रहते हैं। मगर हम किसी अन्य द्रव के बारे में देखें तो प्रत्येक द्रव का एक निश्चित वेपर प्रेशर होता है और निश्चित बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया वह अगर द्रव है तो जैसे जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो इसका जो दाब है वो आपका कितना हो जाएगा 760 mm
Hg बराबर यानी एक वायुमंडलीय दाब के बराबर ATM के बराबर हो जाएगा और एक ATM के दाब के बराबर हो जाएगा तो यह आपकी गैस अवस्था में कन्वर्ट होने लगेगा। तो जिसका बॉइलिंग जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। तो अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में वह ज्यादा होने पर इसका क्वथनांक ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। क्या लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन अगर हम काम में ले तो वेपर प्रेशर में कोई परिवर्तित होगा? हाँ, हो सकता है। दोनों ही वाष्पीकृत है, दोनों की वाष्प में दोनों विलय और विलायक दोनों पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। तो क्या इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल है? तो हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक को लेते हैं वाष्पशील पार्टिकल अगर हमने किसी लिक्विड में डाला, और एक लेते हैं जो वाष्पशील नहीं है, नॉन वोलेटाइल है, तो दोनों को डाला तो उसमें क्या परिवर्तन होगा। देखिए, वोलेटाइल सब्सटेंस अगर होगा रेडिली ट्रांसफर इनटू द गैस फेज। अगर आपने यहाँ देखिए, यहाँ पर दो प्रकार के पार्टिकल लिए हैं, यहाँ दोनों ही लाल और व्हाइट, रेड और व्हाइट कलर के दो पार्टिकल है, दोनों ही अपने आप में वोलेटाइल है और वोलेटाइल होने के कारण ये वाष्प में बदल रहे हैं। यहाँ पर अगर हमने इन दोनों का मिक्सर बना दिया, तो मिक्सर में भी इन दोनों की वाष्प अवस्था में, तो इसका मतलब वाष्प फेज जो है उसके अंदर और इसके अंदर दोनों में दोनों पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। और अगर मान लीजिए आपने सेपरेट ले लिया, एक आपका ऐसा पार्टिकल ले लिया जो वाष्पित नहीं होता, जैसे मैंने पीले कलर का यहाँ पे ले रहा है, तो ये नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल, और ये आपके पार्टिकल है पीले रंग के, और ये जो है वो वोलेटाइल है। दोनों को मिला दिया तो पीले कलर वाले जो है वो वाष्पित नहीं हो रहे, केवल वाष्प में एक ही पार्टिकल प्रेजेंट है। तो इसको हम, इसका वेपर प्रेशर का जो है नियम वो कैसे समझे? तो पहले हम समझते हैं वोलेटाइल लिक्विड मिक्सचर के लिए, दोनों ही घटक जो है उसके लिए इसमें हम राउल्ट नियम को लागू करेंगे। राउल्ट नियम इस बात को समझाता है कि किसी लिक्विड में सॉलिड या लिक्विड मिलाने पर उसके वेपर प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो राउल्ट नियम क्या है फॉर वोलेटाइल लिक्विड मिक्सचर के लिए? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो मोल भिन्न प्रेजेंट है किसी घटक की, उसके समानुपाती होता है जो वेपर फेज में जो पार्शियल प्रेशर है गैस के पार्टिकल का, लिक्विड के जो गैस फेज का जो पार्शियल प्रेशर है उसके समानुपाती होता है। यानी पार्शियल प्रेशर इन द गैस फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है उसके समानुपाती होता है। इन सॉल्यूशन ऑफ द वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम बार बार मिलेंगे, इसलिए हम यहाँ पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ एक तो ले लिया है ए और एक घटक ले लिया है बी। यहाँ पर आपको ये कंठस्थ याद रख लेना है कि मैं यहाँ पर ए को क्या ले रहा हूं, सोलवेंट ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? सोलवेंट, सोलवेंट। और बी को क्या ले रहा हूं यहाँ पर? सोल्यूट। मैं बार बार मिलूंगा इसलिए पहले ही बता देता हूं, इसको सोल्यूट ले रहा हूं। तो यहाँ पर दो घटक हम ले रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी वेपर फेज में। यहाँ पर अगर वाष्प बनती है तो वाष्प में इसके जो पार्शियल प्रेशर है वो Pa और Pp दो होगा, और इन दोनों के द्वारा हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं। तो पहले घटक का जो पार्शियल प्रेशर है वो उसकी मोल भिन्न के जो सॉल्यूशन में, यहाँ पर इसकी मोल भिन्न है XA और यहाँ पर इसकी मोल भिन्न है XB। तो ये मोल भिन्न के समानुपाती है, और इसका अगर हम समानुपाती स्थिरांक घटाएं तो हमारे पास आ जाता है Pa0। Pa0 क्या है? देखिए यहाँ पर पार्शियल प्रेशर, देखिए यहाँ पर Pa तो है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, और Pa0 यहाँ पर आपने क्या लिया है? Pa0 एक कांस्टेंट आ रहा है, वैसे हम इसको बोलेंगे
प्योर शुद्ध अवस्था में जो ए घटक है उसका वेपर प्रेशर जो है वो यहां पर PA0 है। एक्स ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में PA0 यहां पर ले लिया वापस, हमने बता दिया वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट एट द गिवन टेम्परेचर, उसी ताप पर शुद्ध अवस्था में जो वेपर प्रेशर होगा वो यहां पर ये है। तो राउल्ट नियम क्या कहता है? राउल्ट नियम सीधा सा एक ही पॉइंट कहता है, किसी गैस का किसी लिक्विड सॉल्यूशन में किसी गैस के पार्शियल प्रेशर का जो मान है वो उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, अरे यहाँ पे डाल्टन नियम भी हम लागू करते हैं। डाल्टन नियम क्या है? डाल्टन नियम ये कहता है कि अगर कोई गैसों का मिश्रण है, अगर कोई गैसों का मिश्रण, मान लीजिए एक बंद पात्र है और बंद पात्र में ए और बी गैस भरी हुई है, तो इसका पार्शियल प्रेशर PA और इसका पार्शियल प्रेशर PB 2 है, तो टोटल प्रेशर जो होगा वो दोनों गैसों के पार्शियल प्रेशर का योग होगा। ये डाल्टन नियम है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर, द टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज, ओवर द सॉल्यूशन फेज का मतलब सॉल्यूशन फेज के ऊपर जो टोटल प्रेशर है इन द कंटेनर विल बी द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन एंड इज गिवन एज, ये डाल्टन लॉ है। The substituting the value of the P1 and P2, P1 P2 को यहाँ पर PA और B आपने लिया था, तो V गेट है, हम क्या कर लेते हैं, टोटल प्रेशर हो गया XA PA0 और इसका हो गया XB PA0, ये राउल्ट नियम हो गया। टोटल प्रेशर जो है वो इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। डाल्टन नियम और राउल्ट नियम को दोनों को साथ में शामिल कर दिया। अभी और देखें तो हम जानते हैं कि अगर बाइनरी कंपोनेंट होता है या कोई भी कंपोनेंट होता है तो उनके मोल फ्रैक्शन का जो योग है वो हमेशा इक्विवेलेंट होता है, एक होता है, इकाई होता है। तो हम यहाँ पर XA का वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 1 माइनस XB 1 माइनस XB, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम इस वैल्यू को हम इस टोटल प्रेशर में रख दे, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, P टोटल जो हमने निकाला था वो था XA PA0 प्लस XB PB0 था, और हमने क्या कर दिया, इसमें XA की वैल्यू को पुटअप कर दिया जो है 1 माइनस XB, तब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और इसको और सोल्व करेंगे तो PA0 प्लस XB PB0 माइनस PA आ जाएगा। यह राउल्ट लॉ है लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए राउल्ट लॉ है। इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, राउल्ट नियम क्या है लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। अब बात आती है इसका जो ग्राफ है वो कैसे प्लॉट करें। अगर मान लीजिए आप दोनों एक सॉल्यूशन लेते हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर हम क्या लेते हैं कि यहाँ दो घटक ले रहे हैं, एक है A और एक है B। आप क्या ले रहे हो, एक है B और एक है A। मान लीजिए आपने A और B जो भी लिया है उस घटक के वेपर प्रेशर को देखें, तो वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग अगर आप मोल भिन्न भी देखें तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक घटक है उसका शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर है, एक घटक का शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर का मतलब हो गया यहाँ पर XA मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 है। आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में यही होगा। और B घटक उस समय जो B घटक होगा वो लगभग उसका जो है वो मान कम होगा, यहाँ XB जो है वो लगभग 0 होगा, तो ये है XB बराबर 0। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए XB घटक की बात करा तो ये XB घटक जो है वो सबसे ज्यादा है, तो ये XB बराबर हो गया 1 और यहाँ पर XB का मान जो है वो लगभग 0 है, ये शुद्ध अवस्था में हो गया। अब ये कह रहा है कि अगर मैं किसी एक घटक के बारे में बात करूं तो जैसे जैसे एक घटक में दूसरा घटक मिलाएंगे, यहाँ पर XA घटक पूर्णतः है, यानी एक घटक पूर्णतः शुद्ध अवस्था में, जैसे जैसे इसमें B घटक मिलाऊंगा तो B घटक मिलाने पर इसका वाष्प दाब में परिवर्तन जो है वो इस प्रकार से होगा।
बी घटक के वाष्प दाब में परिवर्तन होगा, बी घटक का वाष्प दाब तो बढ़ेगा क्योंकि कंपोनेंट बढ़ रहे हैं, और ए घटक का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे से इसी प्रकार अगर हम शुद्ध अवस्था में बी घटक लेते हैं तो यहाँ पर इसका वाष्प दाब जो है वो मैक्सिमम है, और जैसे जैसे इसमें ए घटक है यहाँ पर मैक्सिमम है, जैसे जैसे आपने इसमें ए घटक डाला है तो इसका वाष्प दाब धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर मैं इस विलयन की बात करें तो इस विलयन का जो वाष्प दाब है वो बराबर होगा पी ए प्लस पी बी के। इसका मतलब हो गया यहां पर पी ए 0 और एक्स ए ये तो हो गया, और प्लस एक्स बी पी बी 0, ये इसका राउल्ट नियम के अकॉर्डिंग इस विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा। तो ये हमारा राउल्ट नियम था, ये स्ट्रेट लाइन आती है और ये तीनों लाइनें हमें अच्छी तरह से समझ लेनी है। पहली लाइन एक घटक को घटा रहे हैं, दूसरे घटक को बढ़ा रहे हैं, इससे डॉटेड लाइन आ रही है, और ये जो सॉलिड लाइन आ रही है ये सॉलिड लाइन जो है वो आपका विलयन का वाष्प दाब को बताती है। अब बात करते हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए जो वाष्प राउल्ट लॉ है उसका कंक्लूजन क्या निकलता है। टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, यानी पूरा जो वेपर प्रेशर है वो किसी एक घटक के कंपोनेंट से आपको निकाला जा सकता है। दूसरी बात हम बात करें कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विथ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट बी। बी घटक जो है उस घटक के मोल फ्रैक्शन के द्वारा हम इसका देखें तो ये लीनियरली एक सरल रेखा द्वारा रिलेटेड है। तीसरी बात करें तो डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर of the pure component A and B, total vapor pressure over the solution decrease or increase with the increasing of the mole fraction of the component A। component A का जो mole fraction है वो increase करने पर घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो इस प्रकार mole fraction का जो वैल्यू है वो बढ़ाने या घटाने के आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि इसका वेपर प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विथ द वोलेटाइल सोल्यूट। अगर हम वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए अगर वेपर प्रेशर देखते हैं तो उसमें डाल्टन लॉ और हेनरी जो राउल्ट लॉ है दोनों लागू होते हैं, और उसको हम कैसे देखें। अगर मान लीजिए किसी एक घटक के मोल फ्रैक्शन को हम एक्स ए द्वारा दर्शाएं जो कि वेपर फेज में आपका सॉल्यूशन जो है उस पर आपके जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज में है, ये देखिए वेपर फेज अबव द सॉल्यूशन, और ये बोल रहा है एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी इन द वेपर फेज अबव द सॉल्यूशन। अगर ये दोनों इस प्रकार से है तो हम यहाँ पर क्या दर्शा रहे हैं, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ द ए इज इक्वल टू एक्स ए पी टी। ये डाल्टन लॉ है। मतलब डाल्टन लॉ कहता है कि अगर किसी गैस का मिश्रण है तो उस किसी एक घटक या एक गैस का पार्शियल प्रेशर उस घटक के मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर का गुणनफल होता है। ये गैस मिक्सचर के लिए डाल्टन लॉ है। जबकि ये जो राउल्ट नियम है वो क्या कहता है, राउल्ट नियम कहता है कि अगर आपने कोई विलयन लिया है तो विलयन की सरफेस पर जो गैस है, सरफेस पर जो गैस है उस गैस में किसी एक घटक के जो पार्शियल प्रेशर है, उस एक घटक का पार्शियल प्रेशर है वो उस घटक के मोल भिन्न और उसकी शुद्ध अवस्था में जो इसका वेपर प्रेशर है उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है शुद्ध अवस्था में। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। राउल्ट नियम केवल विलयन के लिए लागू होता है और डाल्टन नियम जो है वो केवल गैस या मिक्सचर के लिए लागू होता है, यह लिक्विड अवस्था में बात नहीं करता। अगर हम इन दोनों को देखें तो पीए जो है आंशिक दाब प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर है उसको हम दोनों समीकरण से दर्शा सकते हैं। ये दोनों समीकरण एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए, और अगर हम इस प्रकार से दोनों समीकरण को लिखते हैं तो हमारे पास ये दो प्रकार की वैल्यू
पुट अप हो सकते हैं। यहाँ पर एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम इन वैल्यू का मान यहाँ पर लिख करके इनके दाब की कई सारी कंडीशन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये एक्स ए प्लस एक्स बी जो है वो इक्वल टू 1 है और इसके बराबर हो जाएगा एक्स ए पी टी, पी टोटल बटा पी ए जीरो, ओके, प्लस एक्स बी पी टी बटा पी जीरो बी, ये हो गया वैल्यू। और यहां पर आपका ये सही है, 1 अपॉन टी पी टी टोटल दाब जो है वो हो गया एक्स ए अपॉन पी जीरो ए प्लस एक्स बी बराबर हो गया पी जीरो पी। इस प्रकार से आप दाब दिखा सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राउल लॉ एज ए स्पेसिफिक केस ऑफ द हेनरी लॉ। हेनरी नियम का एक विशेष कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू राउल लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट इज द गिवन द सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के लिए किसी एक घटक का जो वेपर प्रेशर है वो उस घटक के आंशिक दाब और उसके मोल भिन्न और उसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के द्वारा दर्शा सकते हैं। ये राउल लॉ है। इन द सॉल्यूशन ऑफ द गैस इन ए लिक्विड, अगर मान लीजिए कोई गैस लिक्विड में घुली हुई है तो वन ऑफ द कंपोनेंट इज सो वोलेटाइल दैट इट एग्जिस्ट एज ए गैस एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इट्स solubility is given by the Henry law which state that, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हेनरी नियम के अनुसार अगर कोई गैस है और वह सोल्यूबल है तो उसका जो दाब है वो हम हेनरी नियम के अकॉर्डिंग दर्शा सकते हैं। हेनरी नियम के अनुसार उसका जो दाब है, आंशिक दाब हम बोल सकते हैं, हेनरी नियम में दाब का प्रभाव जो है उसकी मोल भिन्न और हेनरी कांस्टेंट के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर P गैस पर लगाया गया दाब, हेनरी कांस्टेंट और उसकी मोल भिन्न जो विलियन के अंदर घुली हुई है उसके बराबर है। अगर हम दोनों को देखें तो ये लगाया गया दाब आंशिक दाब के बराबर हो गया और यहाँ पर ये जो है दोनों नियम लगभग एक जैसे है, ये दोनों नियम लगभग एक जैसे है। इफ वी कंपेयर द इक्वेशन ऑफ फॉर द राउल लॉ एंड द हेनरी लॉ, दोनों को हमें तुलना करें, it can be seen that the partial pressure of the volatile component or gas is directly proportional to its the mole fraction in the solution। दोनों ही पार्शियल प्रेशर के जो है वो प्रोपोर्शनल होती है, दोनों के मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन प्रोपोर्शनल होती है। ओनली द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है उनकी जो समानुपाती स्थिरांक है वो है के एच डिफर फ्रॉम द पी आई जीरो। ये वाष्प दाब का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब जो किसी घटक का है और हेनरी कांस्टेंट है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बाकी सारा सेम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राउल्ट लॉ बिकम ए स्पेसिफिक केस ऑफ द हेनरी लॉ इन विच के एच मतलब हेनरी कांस्टेंट बिकम इक्वल टू द प्योर कंपोनेंट वेपर प्रेशर। शुद्ध अवस्था में जो कंपोनेंट का वाष्प दाब है उसके बराबर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है कि एक घटक जो है वो सॉलिड है और दूसरा घटक जो है वो लिक्विड है। सॉलिड का हम जानते हैं कोई वेपर प्रेशर नहीं होता, लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है। तो यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, इस पिक्चर में देखिए यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है, उसका पार्टिकल जो है वो वेपराइज हो रहा है, नीचे वाली पिक्चर इसमें देखिए। और इसमें क्या हो रहा है कि दूसरा जो घटक है उसमें सोल्यूट डाला गया है, सॉलिड डालने के कारण से यहाँ पर पार्टिकल जो है वो सरफेस पर सॉलिड और लिक्विड दोनों प्रकार के पार्टिकल होंगे। मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ को व्हाइट कर देता हूँ, ये व्हाइट पार्टिकल जो है वो आपके सॉलिड है और सॉलिड होने के कारण इसकी वाष्प नहीं बनती और केवल नीले कलर के जो पार्टिकल है उसी की वाष्प बनती है। तो एक ही कंपोनेंट होता है, दूसरा कंपोनेंट वाष्पशील नहीं होता। तो नॉन वोलेटाइल मतलब कंपोनेंट जो है उसके कारण से वेपर प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम राउल्ट नियम को एक बार पुनः याद कर लेते हैं। राउल्ट नियम है द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स मोल फ्रैक्शन in the solution present in the solution. The vapor pressure of
दिस टाइप सॉल्यूशन इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल सॉल्वेंट ओनली। यहाँ जो वेपर प्रेशर है वो केवल एक घटक के ऊपर निर्भर करेगा। वेयर द वेपर प्रेशर ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यानी सोलिड का इज नेग्लिजिबल, यानी ठोस जो है उसका वेपर प्रेशर नेग्लिजिबल है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो है उसका वेपर प्रेशर वो केवल एक घटक के पार्शियल प्रेशर के इक्विवेलेंट होगा। और इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये समानुपाती का निशान होगा। यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ Pa का मान रख सकते हैं XA PA0, ये इसका मान रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और इसका अगर हम मोल बिन से तुलना करें तो XA प्लस XB का मान कितना होता है 1, और ये मोल बिन का मान है। और अगर हम XA की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस XB, और इसको हम यहाँ पर लिख देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो इस प्रकार से आ जाएगी। क्या क्या आ जाएगी कि ये PA का वैल्यू जो है वो हमारे पास पुटअप हो जाएगा। नहीं समझ में? क्या मतलब, यहाँ आपका जो पार्शियल प्रेशर है, टोटल प्रेशर है, वो क्या आ गया P बराबर XA और PA0 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि XA की वैल्यू लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया PA बराबर XA की वैल्यू लिख दी ना, तो ये क्या हो जाएगी XA की वैल्यू कितनी है, XA की वैल्यू है 1 माइनस XB और PA0, ये वैल्यू आ गई। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया PA0 माइनस PA0 XB। आप राउल्ट नियम को इस विलयन के लिए लगा सकते हो, ये राउल्ट नियम का सेकंड लॉ है। और इसके लिए ग्राफ खींचेंगे तो मोल फ्रैक्शन का मान जो है जैसे जैसे आप डालोगे B पार्टिकल, मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम नहीं डालते तब मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम होता है, और जो पार्शियल प्रेशर है या प्रेशर मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे आप डालते हो तो इसका मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, वैसे वैसे इसका दाब जो है, वेपर प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। ये आपका था वेपर प्रेशर जो है सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। अब हम मोटा मोटी पढ़ लेते हैं राउल्ट नियम की जो लिमिटेशन है वो क्या है। पहली लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है, पहली लिमिटेशन है राउल्ट लॉ ओनली वर्क फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। राउल्ट नियम जो है वो केवल और केवल आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही काम करता है। अब ये आइडियल सॉल्यूशन क्या है हम नेक्स्ट क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ओबे द राउल्ट लॉ, मतलब ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन पर लागू नहीं होता, केवल और केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ही लागू होता है। टू ए रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन, मतलब वो भी लगभग लागू होता है, मतलब राउल्ट नियम केवल और केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लागू होता है। ये राउल्ट नियम की लिमिटेशन थी। थैंक यू आज का लेसन पढ़ने के लिए, धन्यवाद। आपको मतलब ये सारी बातें समझ में आ रही है, घर पे जाकर के एक बार इसे अच्छी तरह से स्टडी कर लेना।